कैसे हो फ्रेंड्स। कक्षा 10 हिंदी माध्यम पाठ 20 भारत की सामाजिक समस्याओं और चुनौती। हम बात कर रहे थे यहाँ पे सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष, फिर जातिवाद की बात हुई थी। उसके बाद अब हम देखते हैं अल्पसंख्यक। धर्म और सभा के आधार पर किसी भी प्रदेश अथवा प्रदेशों में बहुसंख्यक न होने हो ऐसे लोगों के समूह को अल्पसंख्यक कहा जाता है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक के लिए स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। देश या प्रदेश की जनसंख्या में आधे या उससे कम जनसंख्या वाले लोगों के समूह को अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यकों की विभावना किसी भी धर्म, भाषा या प्रदेश तक मर्यादित नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की तरह ही राज्य स्तर पर स्थानीय अथवा प्रादेशिक अल्पसंख्यकों को दर्ज करना पड़े। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की संकल्पना राज्य स्तर की संकल्पना से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए कोई भी लोग, समुदाय, किसी प्रदेश, राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुसंख्यक हो तो भी राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक उसे हो सके तथा उसके अलग यदि उस राज्य में अल्पसंख्यक हो ऐसा वर्ग राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक हो सकता है। भारत में अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकों की तरह ही अधिकार समान स्तर पर मिलते हैं। अल्पसंख्यकों की संस्कृति, धर्म, लिपि तथा भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है। जैसे कि पहली बात, अल्पसंख्यकों के हितों और कल्याण तथा विकास के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रचना की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अल्पसंख्यकों को विश्वास देता है कि वे अपने धर्म के प्रचार, प्रसार और प्रोत्साहन के लिए प्रयास कर सकते हैं। कानून बलपूर्वक धर्मांतरण को मान्य नहीं रखता है। सरकारी सहायता लेने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। सभी धार्मिक समुदायों को उनके धर्म के व्यवस्थापन और धार्मिक कार्य हेतु संपत्ति प्राप्त करने तथा उसकी देखभाल करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि और संस्कृति का रक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है। सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में धर्म, वंश, जाति, वर्ण या भाषा के आधार पर किसी को भी प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता। समाज के सभी वर्गों को अपनी पसंदगी की भाषा, लिपि बनाए रखने, विकास करने और इसके लिए शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। भारतीय अल्पसंख्यकों के बालकों को प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा में
मिले ऐसी सुविधा राज्य सरकार देती है। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों की कोई भी स्पष्ट व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसका विशेष उल्लेख किया गया है। जातिवाद के कारण कुछ जातियों का शोषण रोकने, उसके प्रति अन्याय कम करने, समानता और भातृत्व भाव से उनमें रही संकुचितता दूर करने और उसका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो, उस उद्देश्य से भारतीय संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। संविधान की कलम 341 के अनुसार अनुसूची में समाविष्ट जाति को अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाना जाता है, जबकि संविधान की कलम 342 की अनुसूची में समाविष्ट जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में पहचाना जाता है। अनुसूचित जनजातियों में ऐसे लोगों का समावेश किया जाता है जो अधिकांशतः जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में निवास करते हैं, एक दूसरों से अलग सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन ये जातियाँ जीती है, सामान्य लोगों से अधिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे है। संवैधानिक प्रावधान। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जो नीचे अनुसार दिया गया है। आगे बात करते हैं सामान्य प्रावधान। संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार केवल धर्म, जाति, समूह, जन्म स्थान या उनमें से किसी भी बात के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कलम के द्वारा ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को इन बातों के तहत दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश प्राप्त करने, कुएं, तालाब, स्नान के घाट, मार्ग संपूर्ण अथवा अंशतः राज्य की ओर से चलते अथवा सार्वजनिक जनता के उपयोग के लिए अर्पण किया गए स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार की अयोग्यता, जवाबदारी, नियंत्रण अथवा शर्तें नहीं लादी जा सकती है। आर्टिकल 29 के अनुसार भारत के प्रदेश अथवा उसके किसी भी भाग में निवास करने वाले किसी भी नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी कही जा सके ऐसी संस्कृति को हो तो उसे बनाए रखने का अधिकार है। केवल धर्म, जाति, भाषा या उनके किसी भी आधार पर राज्य की ओर से चलने वाली अथवा वित्तीय सहायता से चलने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में नागरिक को प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। विशेष प्रावधान। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों की कलम 46 के अनुसार राज्य के पिछड़े विभागों और
विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षण विषयक और आर्थिक लाभ मिले, उसके लिए राज्य विशेष महत्व देगा और सामाजिक अन्याय तथा किसी भी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा। आगे देखते हैं। आर्टिकल 16(4) के अनुसार राज्य की नौकरियों में कुछ वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा राज्य को लगे तो उनके लिए स्थान अथवा नियुक्ति आरक्षित करने की व्यवस्था करने का अधिकार राज्य को होगा। आर्टिकल 330, 332, 324 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य को विधानसभा तथा केंद्र की लोकसभा में उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं। केंद्र में राज्यसभा में किसी भी बैठक को आरक्षित नहीं रखा गया है। ग्राम पंचायत और नगर पालिका में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं। इनके उपरांत भिन्न भिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन छात्रालयों की रचना, छात्रवृत्ति की योजना और विविध प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कक्षाएं शुरू की गई हैं। शैक्षणिक विकास हेतु आश्रम विद्यालय शुरू किए गए हैं। सरकारी नौकरियों में इन जातियों के उम्मीदवारों के लिए उम्र, फीस, योग्यता के निम्न स्तर में कुछ छूटछाट दी गई है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संस्था द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को दिया गया है जो कमजोर वर्गों में सामाजिक समझ, उदार परिवर्तन, क्षमता, न्याय और मानव गरिमा के लिए कार्य करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के अर्थ में राज्य में अलग विभाग और केंद्र में विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर इन जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है तथा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा इन जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाएं शुरू की गई है। केवल अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान। केवल अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान यहाँ से हम बाकी रखते हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू।